मॉलिक्यूलर मास, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अणुभार के। अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार कैसे निकालते हैं और केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पर अणुभार की आवश्यकता होती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, चाहे वो कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो या फिर आप 11वीं 12वीं नॉर्मली भी हम पढ़ते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो हमें एक सिंपल सी चीज़ आनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास जो है, अणुभार को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सीखते हैं आज इसको। यौगिकों के अणुभार को निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अणुभार निकालने के लिए हमें द्रव्यमान संख्या गुणा में परमाणुओं की संख्या, यानी एक तो द्रव्यमान संख्या और एक उसके परमाणु कितने हैं उनकी संख्या अगर हमें याद है तो हम अणुभार निकाल सकते हैं। सवाल आता है कि द्रव्यमान संख्या क्या है, तो द्रव्यमान संख्या को हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग ही क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। और हर तत्व की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो हमें याद करनी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने बात की ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या होगा या जो परमाणु भार होगा वो होगा कितना, 16। ठीक है, इस तरह से हमें वो चीजें याद होनी चाहिए। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना होगा, 35.5। इस तरह से हमें याद होनी चाहिए। जैसे सोडियम है उसका कितना होगा, 23। दूसरा है परमाणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या मतलब उसमें परमाणु कितने हैं। जैसे सोडियम है तो एक सोडियम है, दो है, तीन है। हाइड्रोजन है तो एक है, दो है, तीन है, क्या। ठीक है, तो जैसे अब इसमें अपन उदाहरणों से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल की। जी हाँ, ये है H2O। तो पहली बात तो H2O क्या है, H2O एक अणु है, मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल। क्योंकि परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है। इनमें रासायनिक संयोग हुआ और रासायनिक संयोग के बाद में ये निर्माण हुआ किसका, मॉलिक्यूल का, जल का एक अणु का निर्माण हुआ। सवाल ये है कि इस जल के एक अणु का या इस यौगिक के अणुभार को हमें याद करना है। अणुभार याद करने के लिए सबसे पहले तो हमें द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, हाइड्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है 1। ठीक है, गुणा में परमाणुओं की संख्या। अब हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की परमाणु की जो संख्या है वो है गुणा में 2, क्योंकि 2 परमाणु है, H2 लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। अगर 1 भी नहीं लिखा होता तो 1 मानते, 5 लिखा होता तो 5 मानते, 3 लिखा होता तो 3, या 2 लिख रहे हैं तो क्या मानेंगे, 2। तो इस तरह से अगर H का जो परमाणु भार है, अणुभार है, वो कितना हो गया, वो हो गया 2, 2 × 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का अणुभार कितना है, तो ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, 8 नंबर पर पाया जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 8 और जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है 16। तो यहाँ हमने लिखा 16 मल्टीप्लाई, कितने हैं, संख्या में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए, ये आ गए हमारे पास 16। ठीक है, अब दोनों का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 प्लस में 16 बराबर इसका जो अणुभार है, अणुभार यानी हम कह सकते हैं H2O का अणुभार बराबर हो गया 18 यूनिट, या इसको एटॉमिक मास यूनिट, AMU बोला जाता है, लेकिन आजकल सीधा यूनिट बोलते हैं, यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो कितना हो गया, 18U इसका अणुभार हो गया, निकाल सकते हैं। और हम देखें सेकंड, जैसे कोई भी अणुभार हम ले लें, हम बात करते हैं NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। तो इसका अणुभार निकालने के लिए हमें सबसे पहले Na का निकालेंगे, Na का अणुभार, Na मतलब सोडियम का, तो सोडियम पाया जाता है 11 नंबर पर, और इसका जो द्रव्यमान संख्या या फिर इसके जो परमाणु भार होता है उसको, वो होता है 23। कितना होता है, 23 हो गया, गुणा कितने हैं संख्या में, 1 है, कहीं 2 3 कुछ नहीं लग रहा, जैसे यहाँ लग रहे थे 2, तो 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 1। 23 × 1 = 23। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन का अणुभार, अब क्लोरीन का अणुभार कितना है, तो Cl का अणुभार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है हमारे पास में कितनी, 23। तो सोडियम की हो गई, और क्लोरीन की होती है 35.5। 35.5 कितनी है संख्या में, 1 है, तो यहां पर हम करेंगे 1, क्या जाएगा
वापस से वही आ गया 35.5। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, यानी कि 35.5 प्लस में 23 इजकल टू 325 58.8 यूनिट या 58.8 एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया इसका अणुभार। और भी हम कोई अणुभार देख लें, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है H2O2, H2O2 इसका अणुभार निकालना है। H2O2 का अणुभार, अब इसका अणुभार निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो काम करना है वो करना है H2 का अणुभार निकालेंगे हम। पहले किसका निकालेंगे? H2 का। तो H2 का अणुभार बराबर क्या करेंगे? हाइड्रोजन पाया जाता है 1 नंबर पर, इसका द्रव्यमान संख्या होती है 1। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पर थे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितने आ गए हमारे पास में? 1 × 2 = 2। ठीक है, उसके बाद है O2 का अणुभार। तो O2 का अणुभार, एक जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके द्रव्यमान संख्या होती है 16, और अभी हमने यहाँ पर भी निकाला था। तो एक ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है 16। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 2। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, किया यहाँ पर 16 × 2, तो ये हो गए 16 दूनी 32, 32। ठीक है, अब हमें H2O2 का अणुभार कितना हो गया? तो यहाँ पर अणुभार हो गया 2 प्लस में 32 बराबर 34 U। इस तरह से इसका जो अणुभार है H2H2 का, वो क्या हो गया? H2O2 का 34 यूनिट या 34 एटॉमिक मास यूनिट अणुभार हो गया। इस तरह से हम किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकते हैं। बस शर्त है हमें पता होनी चाहिए उसकी द्रव्यमान संख्या। दोस्तों, द्रव्यमान संख्या को ही क्या बोल देते हैं? परमाणु भार भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें केवल द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार ज्ञात होनी चाहिए। अगर हमें परमाणु भार ज्ञात है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात है, तो हम बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई करके इनका अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। सवाल ये आता है कि अणुभार की आवश्यकता क्यों होती है? तो नॉर्मली अगर वैसे हम बात करें तो देखिए 11वीं 12वीं में साइंस केमिस्ट्री है तो आपको बेसिक चीजें आनी ही चाहिए। कंपटीशन लेवल के एग्जाम जो है वहां पर भी अणुभार से प्रश्न पूछ लेते हैं बहुत बार, तो वहां हमें निकालना आना चाहिए। दूसरा ये है, अणुभार या रासायनिक सूत्र का भार निकालने में यूज होता है इनका। यानी अगर हम ये कहें कि यौगिकों के अणुभार को क्यों निकालते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो देखिए रासायनिक सूत्र का भार निकालने में, जब हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला है तो उसका जो अणुभार निकालेंगे उसमें इसकी हेल्प चाहिए। ठीक है, दूसरा है मोल ज्ञात करने में। मोल बड़ा अनमोल है, यानी कि हमें कोई भी कंपाउंड का मोल के रूप में अगर याद करना है तो हमें पहले उसका अणुभार ज्ञात करना होगा, फिर हम उसको मोल में बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर NaCl का अणुभार कितना है? 58.5 है, अभी हमने निकाला 58.8 है ना, 5 और 3 8, तो 8 हो गया इसमें 58.8 है। तो 1 मोल NaCl का वजन भी कितना हो जाएगा? 58.8 ग्राम हो जाएगा। ये हमें याद रखने वाली बात है। तो जो उनका अणुभार होगा उसी हिसाब से मोल निकाला जाएगा। फिर तीसरा है कि रसायन है, खाद्य है, दवा है, उनको बनाने में भी अणुभार की भूमिका होती है, क्योंकि अणुभार से हमें उसकी क्वांटिटी का पता लगता है, उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं, किस तरह के रिएक्शन करेंगे वो हमें पता लगता है। अभिक्रिया बैलेंस करने में, रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में भी जो है अणुभार बहुत जरूरी है। उसी के माध्यम से हमें कौन सा तत्व किस मात्रा में है ये पता लगता है। और दूसरा हमें पता लग ही गया कि NaCl का अणुभार जो है जितना होगा किसी भी यौगिक का, वही उसका क्या होगा? वही उसका मोल भी होगा। ठीक है, तो ये हमने आज बात करी यौगिक के अणुभार याद करने के लिए। आज के लिए इतना ही, और बाकी हम इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए धर्मा साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल। नमस्ते।